नमस्कार, आदाब। वेलकम टू रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान। इस शो के जरिए हमने एक लंबी जर्नी तय की है जिसमें हमने काफी लीगल इश्यूज पे डिस्कशन किया है, लेकिन कोर्ट की हैवी लैंग्वेज में नहीं बल्कि आम आदमी की सिंपल भाषा में। आज भी हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए हेडेक बन चुका है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर दिन बढ़ रही है। मुद्दे का नाम बताने से पहले कुछ रियल कहानियां सुनाते हैं। आजकल सब जगह एक ही डिस्कशन है, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर। हमने इस इशू को गहराई से कवर कर लिया है और आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेकर आई हूं। पाकिस्तान के डिप्यूटी पीएम इशक डार ने पार्लियामेंट में एक एआई जनरेटेड झूठी रिपोर्ट के रेफरेंस दे दिया, सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करवाने के लिए। जब पता चला कि वो फेक थी तो दुनिया भर में उनकी बहुत बदनामी हुई। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2023 में एक वायरल वीडियो आया जिसमें रश्मिका मंदाना का चेहरा था, लेकिन वो उनका वीडियो था ही नहीं। किसी इन्फ्लुएंसर का फेस डीप फेक करके उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। उसी साल सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के नाम से भी फेक अकाउंट्स बनाए गए, उन्हें ऑब्सीन मैसेजेस भेजे गए। 2024 में आलिया भट्ट का भी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। एक यूजर ने ओपनली कन्फेस किया कि वो वीडियो एआई से बनाया गया था, सिर्फ फन के लिए। इन सभी कहानियों को बताने के मकसद सिर्फ एक है कि आज के एपिसोड में मैं साइबर क्राइम और डिजिटल लिटरेसी की बात करने वाली हूं। साइबर क्राइम के कई चेहरे हैं और हर चेहरा अपने आप में बहुत डेंजरस है। एक तरफ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी तो बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स ने उसे डर का जरिया बना लिया है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिजिटल लिटरेसी। आपको डिजिटली लिटरेट बनना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को और अपने डेटा को सेफ रख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं। क्लाउडसेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में 498 लाख करोड़ से ज्यादा की साइबर फ्रॉड हुई है, यानी हर महीने 42.8 लाख करोड़, हर हफ्ते 9.8 लाख करोड़, हर घंटे 58,700 करोड़ और हर मिनट 976 करोड़, हर सेकंड 1.63 करोड़ का नुकसान। साइबर क्राइम के ग्लोबल नेटवर्क में इंडिया भी टॉप 10 कंट्रीज में आता है। मतलब साइबर क्राइम्स भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में भारत में 9.2 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें लोगों को तकरीबन 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ। होम मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक साइबर फ्रॉड्स पिछले 6 साल में 42 गुना तक बढ़ गए हैं और एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि 2025 तक ये फ्रॉड 1.2 लाख करोड़ के पार जा सकता है। चलिए अब देखते हैं किस स्टेट से सबसे ज्यादा साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स आई है। उत्तर प्रदेश 1.97 लाख कंप्लेंट्स, महाराष्ट्र 1.25 लाख, गुजरात 1.21 लाख, राजस्थान 77,000 प्लस कंप्लेंट्स। तो समझ लीजिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। शायद आपको लगता हो कि आप कभी साइबर क्राइम का शिकार नहीं बनेंगे, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स का अंदाज आपकी सोच से तेज बदल रहा है। अब समझते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या किसी डिजिटल सिस्टम का यूज करके इल्लीगल काम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल डेटा चुरा लेना, बैंक से पैसा निकाल लेना, ऑब्सीन कंटेंट स्प्रेड करना या गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक करना। साइबर क्राइम सिर्फ हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट बन चुका है। अब देखते हैं कि साइबर क्राइम के टाइप्स क्या हैं, यानी किस किस कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, यानी कि साइबर स्टॉकिंग, किसी को बार बार ऑनलाइन मैसेज भेजना, स्टॉक करना, जैसे सारा तेंदुलकर के केस में हुआ था। साइबर बुलिंग, स्पेशली किड्स या टीनेजर्स को ऑनलाइन बुली करना, उनका मजाक उड़ाना या धमकाना। डॉक्सिंग, किसी की पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस, नंबर, फोटोज को ऑनलाइन लीक कर देना। फिशिंग, यानी कि फेक ईमेल या वेबसाइट्स के थ्रू बैंक इंफॉर्मेशन चुराना। ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट, जैसे कि ऑब्सीन मैसेजेस या इमेजेस भेजना। फेक प्रोफाइल क्रिएशन, किसी की आइडेंटिटी का मिसयूज करके फेक अकाउंट बनाना। अब बात करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, जैसे कि हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स, रैंसमवेयर,
यानी कि सिस्टम्स को लॉक करके डेटा के बदले रैंसम मांगना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, कार्ड इंफॉर्मेशन चुरा के फ्रॉड करना, साइबर वैंडलिज्म, किसी की साइट या डेटा को डिस्ट्रॉय करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का इलीगल यूज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट या सोसाइटी की अब बात करते हैं, जैसे कि साइबर टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स पर अटैक, या फिर साइबर वॉरफेयर, एक देश दूसरे देश के डिजिटल नेटवर्क्स को हार्म करे, या फिर साइबर एस्पियोनेज, गवर्नमेंट सीक्रेट्स या डेटा चुरा लेना, या फिर फेक न्यूज जैसे प्रोपोगेशन, अफवाह फैलाकर दंगा या इलेक्शन मैनिपुलेशन। साइबर क्रिमिनल्स नए नए डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिनके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं होता, जैसे एआई और डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है? ये टेक्नोलॉजी किसी भी फोटो, वीडियो या ऑडियो को एआई सॉफ्टवेयर से मैनिपुलेट करके असली जैसा बना देती है, जैसे कि एआई एल्गोरिदम्स किसी भी आदमी की आवाज, चेहरे के एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मल आंख से ये असली या फेक पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसी टेक्नोलॉजी से बनाए गए फेक वीडियोस को डीप फेक्स कहते हैं। और आप बात करते हैं कैटफिश अकाउंट्स की। कैटफिश अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी को ऑनलाइन अट्रैक्ट करने के लिए फेक प्रोफाइल्स बना देते हैं, किसी और के नाम, फोटो, बायो का यूज करके। इसका मेन मोटिव होता है किसी को इमोशनल, फाइनेंशियल या पर्सनल ट्रैप में फंसाना। अब देखते हैं इंडिया में साइबर क्राइम्स के बढ़ने के मेजर रीजंस क्या है। रैपिड डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, जन धन, भीम ऐप्स ने करोड़ों लोगों को ऑनलाइन जोड़ा है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना या फिशिंग से बचना नहीं आता। अंडर रिपोर्टिंग, जैसे कि लोग सोशल स्टिग्मा, पुलिस प्रोसेस से डर की वजह से रिपोर्ट नहीं करते। लैक ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी है। और क्रॉस बॉर्डर अटैकर्स, जैसे अटैकर्स दूसरे देशों से ऑपरेट करते हैं जिसे ट्रैक करना मुश्किल है। और हाँ, वीक इन्फोर्समेंट, आईटी एक्ट होने के बावजूद भी इंप्लीमेंटेशन एक्ट का बहुत वीक है। अब शो के हम दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं आपके हक की। अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो आपके क्या राइट्स हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो आपके पास लीगल राइट्स भी होते हैं। इसके लिए हम आईटी एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकग्निशन देता है, डिजिटल सिग्नेचर्स और ई डॉक्यूमेंट्स को भी लीगल बनाता है। साइबर क्राइम्स जैसे हैकिंग, आईडी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर टेररिज्म को पनिशेबल बनाता है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए रूल्स स्पेसिफाई करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स और सर्टिफाइंग एजेंसीज के लिए फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस अबाउट आईटी एक्ट। सेक्शन 43, अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस पे कंपनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। सेक्शन 66, हैकिंग, जिसमें 3 साल तक की सजा या फाइन हो सकती है। सेक्शन 66A, ऑफेंसिव पोस्ट के लिए पनिशमेंट, अभी फिलहाल उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया है। सेक्शन 66BF, आईडी थेफ्ट, साइबर फ्रॉड, साइबर टेररिज्म के लिए पनिशमेंट देता है। सेक्शन 67, ऑब्सीन कंटेंट अपलोड करने पर पनिशमेंट देता है। और सेक्शन 69, गवर्नमेंट को राइट टू इंटरसेप्ट एंड एक्सेस डेटा देता है। सेक्शन 69A, वेबसाइट्स और कंटेंट्स को ब्लॉक करने का राइट देता है। सेक्शन 79, सेफ हार्बर क्लॉज फॉर इंटरमीडियरीज लाइक प्लेटफॉर्म्स। 2008 में एक मेजर अमेंडमेंट आया जिसमें साइबर टेररिज्म और डेटा ब्रीच पर स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए। अब बात करते हैं उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जो साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए बनाए गए। CERT-in, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो साइबर थ्रेट्स मॉनिटर करती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2013 सिक्योर साइबर इकोसिस्टम बनाने के लिए गाइडलाइंस देती है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। साइबर स्वच्छ केंद्र, मैलवेयर रिमूवल और डिजिटल हाइजीन के लिए। 14C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, होम मिनिस्ट्री के सेंट्रलाइज्ड एफर्ट का नतीजा है। 19 मई को होम मिनिस्टर अमित शाह ने E0 FIR सिस्टम का अनाउंसमेंट किया है। ये दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हुआ है, जिसमें पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर कंप्लेंट ऑटोमेटिक FIR में कन्वर्ट हो जाती है।
इनिशियली फॉर फ्रॉड्स अबव ₹10 लाख। लेकिन चैलेंजेस भी अभी काफ़ी है। 37% डिस्ट्रिक्ट्स में तो साइबर सेल्स ही नहीं है। स्किल्ड मैन पावर की कमी है, डिजिटल लिटरेसी का अभाव, इफेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ का एब्सेंस, साइबर एजुकेशन मैंडेटरी भी तो नहीं है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कोई डेडिकेटेड लॉ भी नहीं है। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए फ्यूचर में आपको क्या करना होगा? साइबर एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में साइबर अवेयरनेस कोर्सेज बहुत ज़रूरी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों को अवेयर करना और रिपोर्ट करने के लिए मोटिवेट करना। प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, टेक कंपनीज और बैंक के साथ जॉइंट साइबर सेफ्टी मेजर्स। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंट्रीज के बीच लॉ इन्फोर्समेंट और डेटा शेयरिंग। फास्ट ट्रैक साइबर कोर्ट्स ताकि स्पीडी जस्टिस हो। AI एंड बिग डेटा यूज, लार्ज स्केल सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए। 2024 में 24,000 ऑफिशियल्स को साइबर क्राइम से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। एस्टिमेट है कि 2025 में भारत साइबर सिक्योरिटी पर 28,000 करोड़ खर्च करेगा। लेकिन अगर हम इस फाइट को जीतना चाहते हैं तो अवेयरनेस, कोलैबोरेशन और फास्ट एक्शन बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके सवालों पर। आपको यह भी याद दिला दे कि आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या SMS के थ्रू अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारे एक दर्शक ने पूछा है, बिल्कुल रोका जा सकता है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ आप साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट आपको ऑब्सीन, वल्गर या ऑफेंसिव लगता है तो उसे प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के साथ साथ www.cybercrime.government.in पर भी आप कंप्लेंट फाइल करें। गवर्नमेंट ने IT रूल्स 2021 के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट तुरंत रिमूव करने के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड किया है। हमारे एक और दर्शक ने यह सवाल पूछा है, आप cybercrime.government.in पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर पैसा चोरी हुआ है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जहां आपके ट्रांजैक्शन फ्रीज भी करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जल्दी एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अब मैं आपको कुछ लीगल केसेस के इंटरेस्टिंग किस्से सुनाती हूँ जिनके जरिए ये समझ आएगा कि AI के जरिए किस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और कैसे लोगों को फाइनेंशियली और इमोशनली नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोच कर देखिए कि आप एक वर्ल्ड फेमस सिंगर हैं। आपकी आवाज़, आपका अंदाज करोड़ों फैंस की यादों में है और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स आपकी आवाज़ का AI से डुप्लीकेट बना रहे हैं, आपके एक्सेंट में सॉन्ग्स गा रहे हैं बिना आपकी परमिशन के और पैसा भी कमा रहे हैं। यही हुआ सिंगर अरिजीत सिंह के साथ। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट ने उनके फेवर में कहा बिना कंसेंट के किसी सेलिब्रिटी की आवाज या इमेज का कमर्शियल यूज उनके पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और के पर्सोना का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। ये केस एक मिसाल बन गया कि AI के जमाने में भी कानून पर्सनालिटी का प्रोटेक्शन करता है। अब चलते हैं हेल्थ सेक्टर के केस पर। डॉक्टर देवी शेट्टी, वो नाम जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने उनके नाम का मिसयूज करके फेक वीडियोस बनाया, फेसबुक पेजेस बनाए और उनका नाम जोड़ दिया उनके हॉस्पिटल से, नारायणा हृदयालय। पर्पस क्या था? सिर्फ एक, लोगों को कंफ्यूज करके पैसे कमाना। डॉक्टर शेट्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट से मदद मांगी और कोर्ट ने तुरंत एक इंजंक्शन इशू किया जिसमें कहा गया कि किसी भी प्लेटफॉर्म को उनका नाम, इमेज या हॉस्पिटल के ट्रेडमार्क का मिसयूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जजमेंट एक पावरफुल मैसेज था। चाहे आप एक डॉक्टर हो या आर्टिस्ट हो, आपकी आइडेंटिटी आपकी प्रॉपर्टी है। और जब बात होती है लेजेंडरी प्रेजेंस की, तब नाम आता है मिस्टर अमिताभ बच्चन का। नवंबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए उनके नाम, इमेज, वॉइस और पर्सोना के अनऑथराइज्ड यूज पर कंप्लीट बैन लगा दिया। उन्होंने नोटिस किया था कि उनके नाम पर फेक लॉटरीज, मिसलीडिंग एड्स एंड AI जनरेटेड वीडियोस
सर्कुलेट हो रहे हैं जो लोगों को फूल कर रहे हैं। कोर्ट ने क्लियरली कहा, अ पर्सन्स नेम एंड आइडेंटिटी आर नॉट फॉर पब्लिक मिसयूज, दे आर प्राइवेट एसेट्स। अमिताभ बच्चन का केस लैंडमार्क बन गया क्योंकि उसने ये एस्टैब्लिश किया कि इस डिजिटल दुनिया में भी कानून आपका साथ देता है। अब हम बात करेंगे सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस रवीना टंडन से, जो हर सोशल इशू पर अपनी आवाज उठाती है। हेलो रवीना, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी खुद डीप फेक वीडियो या AI मिसयूज का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस फेस किया है, या कोई ऐसा डीप फेक वीडियो देखा है जो आपको डिस्टर्ब कर गया हो? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने हमें नए टूल्स दिए हैं और इतनी एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी को मिसयूज किया जाता है या इसका किसी तरीके से गलत उपयोग होता है तो आई थिंक वो सही नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे ही कैरेक्टरिस्टिक्स या मेरी आवाज या मेरा बोलने का अंदाज या मेरी फोटोज अगर AI के जरिए रिक्रिएट किए जाते हैं तो विदाउट माई परमिशन, तो वो एक क्लियर वायलेशन ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है। एंड बिसाइड्स द आई थिंक क्लियर वायलेशन of identity rights, I think it's something that is really scary, क्योंकि कुछ भी बन सकता है और कोई किसी को भी भड़काने के लिए या किसी को बहकावे में लाने के लिए भी हमारी लाइकनेस यूज हो सकती है। सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि सोसाइटी को भी इस चीज को समझनी चाहिए एंड हमारे लॉ को भी इसके लिए ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। आपको क्या लगता है, क्या AI रेगुलेशन में हम लेट हो गए हैं, और क्या इंडिया में पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना इजी है? थोड़ा लेट तो जरूर है, बट आई बिलीव इन बेटर लेट देन नेवर। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि अब एक्शन लिया जा रहा है एंड आई थिंक जहां तक के एक अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है इवन फॉर सेलिब्रिटीज, एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर सेलिब्रिटीज। आई थिंक वेदर इट्स स्पोर्ट्स पीपल और इट्स पॉलिटिशियंस और इवन इफ इट्स आम जनता, आई थिंक इट्स वेरी गुड कि सबको एक अवेयरनेस अपने पर्सनालिटी राइट्स के लिए एक अवेयरनेस बढ़ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि हाउ दे कैन क्लेम बैक देयर ओन पर्सनालिटी राइट्स और दे कैन स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड। लेकिन मजा तभी आएगा ना जब के एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन भी हो इसके बारे में और लोग एक स्टैंड लेना शुरू करें। सो इट्स नॉट ओनली अ फ्यू ऑफ दोज पीपल। हमारे इंडस्ट्री में हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्ट ने केसेस किए हैं विच आई थिंक इज जस्ट फैंटास्टिक एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर गोइंग टू फॉलो सूट। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो मानते हैं कि सेलिब्रिटी तो पब्लिक फिगर होता है, उनकी इमेज या वॉइस का यूज तो चलता है? जी, पब्लिक फिगर होना इसका मतलब कि मोस्टली जो लोग समझते हैं कि आप पब्लिक फिगर हैं तो एनीवन कैन टेक एनी पॉट शॉट्स एट यू। कोई भी कुछ भी बोल के निकल जा सकता है, कोई भी आपको मिस रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई भी कुछ भी बना के सोशल मीडिया पे डाल देता है एंड बट आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो आई थिंक ये नेसेसरी है ये लॉ को स्ट्रॉन्ग बन जाना, बिकॉज जस्ट it's basic ethics और कंसेंट लेना कुछ इतना बुरी बात नहीं है। तो आप एक आर्टिस्ट से उनका कंसेंट ले लो एंड देन प्लीज गो अहेड विद व्हाटएवर यू हैव टू डू। सो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी वेरी नेसेसरी नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, जहां एक बार कोई चीज वायरल हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड स्पेशली जब आपको एक रॉन्गली मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस सेलिब्रिटीज हैव बीन विक्टिम ऑफ इट एट सम पॉइंट और द अदर एंड इट जस्ट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। सो आई थिंक it is a very good thing and I am welcoming this positive change and I think it's very important to give every artist or every celebrity or every person who has reached somewhere in their life with hard work and to give them that respect and like I said, it's basic courtesy. Thank you so much Ravina for your valuable insight. आप हर सोशल इशू पर अपनी आवाज उठाती हैं, which is absolutely worthy of appreciation. डिजिटल दुनिया में आपका डेटा, आपकी आइडेंटिटी और आपकी आवाज सब कुछ एक एसेट है, और जहां एसेट होते हैं वहां रिस्क भी होते हैं। साइबर क्राइम एक इनविजिबल एनिमी है जो स्क्रीन के उस पार बैठा है लेकिन असर रियल लाइफ पर करता है। इसीलिए जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक्टिव नहीं, अवेयर भी रहो। अगर आप डिजिटली एजुकेटेड हैं तो आप डिजिटली एम्पावर्ड हैं।
और याद रखिए, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू जस्टिस। मैं हूं सना रईस खान। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक सेफ रहिए, अवेयर रहिए और अपना डिजिटल स्पेस प्रोटेक्ट कीजिए।